नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी का एम और वाई का मतलब मुस्लिम और यादव नहीं होता, बल्कि एम का मतलब होता है महिला और वाई का मतलब होता है युवा। मुझे लगता है कि यह बयान ये साबित करता है कि तेजस्वी यादव के हाल से, मतलब बिहार के चुनाव के परिणाम से अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा सबक सीखा है। और यह साबित करता है कि अखिलेश यादव कितने क्विक लर्नर हैं भी कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर एक एमवाई की पार्टी, मतलब मुस्लिम और यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपने आप को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से पीडीए के रूप में कन्वर्ट किया और उसका परिणाम भी निकल कर आया, सुखद परिणाम था। अपने समाजवादी पार्टी के इतिहास में सर्वाधिक सांसद जिताने का श्रेय अखिलेश यादव को मिला 2024 में, जब 37 सांसद उनके चुनकर लोकसभा में पहुंचे। यह एक बड़ी उपलब्धि थी और लग ऐसा रहा है कि तेजस्वी यादव के हाल से ही अखिलेश यादव ने ये अल्टरनेटिव जो डेफिनेशन है एमवाई की, वो अखिलेश यादव ने निकाला है। क्योंकि बिहार में इसी एमवाई समीकरण पर तेजस्वी यादव अघाते थे, अघाना समझते हैं ना, मतलब पूरा गर्व था उनको कि भाई मेरे पास तो 18% मुसलमान और 14% यादव वोट बैंक है, 32% तो मेरा पक्का है, हम तो सीएम बनेंगे ही बनेंगे। अपने शपथ ग्रहण की तारीख भी तय कर ली थी तेजस्वी यादव ने, लेकिन अंत में परिणाम क्या हुआ? 25 पर अटक गए, अपने इतिहास की दूसरी बड़ी पराजय पर। उसी से सबक लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, हमारा एमवाई का मतलब मुस्लिम यादव नहीं बल्कि महिला और युवा है। आपको याद होगा मित्रों, बिहार में अमित शाह ने कहा था, जब तेजस्वी यादव का आरजेडी के लोग अपने एमवाई पर अघा रहे थे, इतरा रहे थे, अपना बेस वोट बैंक बता रहे थे कि हमारे पास 32% का अस्थायी वोट बैंक है, उस पर दावा कर रहे थे, तभी अमित शाह ने का बयान आया था कि हमारा एमवाई जो है महिला और युवा है, और उसी का कॉपी अखिलेश यादव ने किया है। तो सवाल यह उठ रहा है मित्रों कि अखिलेश यादव डरे क्यों इस एमवाई से? मतलब एमवाई मतलब मुस्लिम और यादव से डरकर महिला युवा क्यों बोलने का प्रयास किया? और क्या अखिलेश यादव का महिला और युवा ये चलेगा? ये दो सवाल है आज इस वीडियो में। आपसे भी आग्रह है कि आप कमेंट करके बताइए कि दो सवाल है आपसे। पहला कि क्या अखिलेश यादव का ये महिला और युवा जो एमवाई का डिफिनेशन है, क्या ये हिट करेगा? या दूसरा ये है इसी से जुड़ा हुआ कि क्या महिला और युवा अखिलेश यादव पर भरोसा करेगा? ये दो सवाल है। एक एमवाई को मुस्लिम यादव के बदले महिला युवा बताना सही स्ट्रेटजी है, और दूसरा क्या यदि यह सही स्ट्रेटजी है तो क्या यह हिट करेगा? फिर वैसा ही परिणाम देगा जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणाम आया था, जब बीजेपी को दूसरे नंबर पर धकेलने में कामयाब हुए थे अखिलेश यादव। तो ये दो सवाल है, और इसी सवाल का जवाब आप भी दीजिए कमेंट में, और हम आपसे कुछ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चीज जानते हैं कि क्या यह मुसलमान और यादव के बदले महिला और युवा हिट करेगा या नहीं करेगा, ये इनका फैसला कितना सही है। मित्रों देखिए, एक बात तो तय है कि बिहार के चुनाव में भी हमने देखा, और उत्तर प्रदेश का भी इतिहास रहा है। इतिहास इसलिए रहा कि 2024 का भी इतिहास हमारे सामने है, और 2024 से पहले का भी चुनाव का इतिहास हमारे सामने है। जब मुसलमान और यादव कॉम्बिनेशन बनाकर किसी भी पार्टी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, चाहे वो आरजेडी रही हो या फिर समाजवादी पार्टी, तब हालत बुरी हालत रही। केवल अखिलेश यादव के परिवार के 5 लोग ही चुनाव जीतकर पहुंच सके लोकसभा में, चाहे वो चुनाव 2014 का हो, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो। यह इतिहास में दर्ज है। 2024 में तभी परिणाम बदला जब अखिलेश यादव ने मुसलमान यादव की बात करनी बंद की, और गैर यादव पिछड़ा, गैर जाटव दलित, चूंकि विपक्ष ने इंडिया अलायंस के पार्टनर थे, अखिलेश यादव भी और कांग्रेस पार्टी भी, दोनों का गठबंधन था। नैरेटिव तैयार हुआ विपक्ष का
कि बीजेपी को 400 सीट इसलिए चाहिए कि बीजेपी भारत के संविधान को बदलना चाहती है, इसलिए दलितों का भी वोट मिला। तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मतलब यादव जाति में गैर यादव जो पिछड़े वर्ग के लोग थे वो अखिलेश यादव को वोट नहीं डालते थे, इस बार डाला। कारण था कि अखिलेश यादव ने इस बार यादव और मुसलमान दोनों वर्ग से उम्मीदवारों की संख्या घटाई। यादव उम्मीदवारों की संख्या घटाई, लेकिन तेजस्वी यादव ने उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाई। यह अंतर था। तेजस्वी यादव 50+ यादवों को टिकट देते रहे। अखिलेश यादव ने, आप उनकी लिस्ट निकाल कर देखिए, 2019 की तुलना में 2024 में यादव उम्मीदवारों को लड़ाने का औसत आपको काफी कम दिखेगा। 2014 से भी तुलना कर लीजिए, 24 में आपको कम दिखेगा। तो मतलब यादव पार्टी के बदले पिछड़ों की पार्टी बनाकर पेश किया अखिलेश यादव ने, दलितों की पार्टी बनाकर पेश किया अखिलेश यादव ने। साथ ही एक और बात मैं बता रहा हूं, अखिलेश यादव जब पीडीए कहते थे तो कभी भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं कहते थे। बीजेपी कहती थी कि पिछड़ा, दलित और अल्प, ये ए फॉर अल्पसंख्यक है, ए फॉर अखिलेश है। लेकिन अखिलेश क्या कहते थे? अखिलेश कहते थे पिछड़ा, दलित और आदिवासी, जबकि उत्तर प्रदेश में आदिवासियों का वोट ही नहीं है। कभी समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे या कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि पिछड़ा, दलित और गरीब अगरा है, ए फॉर अगरा या ए फॉर आदिवासी। जबकि सच्चाई क्या है, सबको पता है कि अगरी जाति के लोग थोक रूप से बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन को वोट डालते हैं। है वो अल्पसंख्यक, लेकिन अखिलेश यादव इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव के अनुसार ये ए फॉर आदिवासी है, ये ए फॉर अगरी जाति है। इसीलिए अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणाम बदला हुआ मिला। क्योंकि चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, दोनों राज्यों का सत्ता का समीकरण, सामाजिक समीकरण इस प्रकार का है कि 3 वर्गों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले 90 के दशक में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट देश के अंदर लागू होती है, उसके बाद से एक लंबा दौर चला जब अगरी जातियों के खिलाफ पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण होना शुरू हुआ। मतलब अगरी जाति, चाहे बिहार और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कास्त, और उत्तर प्रदेश में वैश्य भी, ठीक है। आपको याद होगा बसपा का यह नारा हुआ करता था, तिलक, तराजू और तलवार इनको डैश डैश डैश, ठीक है। अखिलेश यादव और बसपा जब मिल गई थी, तालमेल करके चुनाव लड़ी थी, 93 का विधानसभा चुनाव, क्या था नारा? मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए डैश डैश डैश। तो यह स्थिति थी। तो ध्रुवीकरण, और यहां तक कि भगवान राम को भी समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते थे कि ये राजपूत जाति के हैं भगवान, इसीलिए इनको बीजेपी जो है चुनाव का मुद्दा बनाती है। मतलब ध्रुवीकरण सवर्णों के खिलाफ शुरुआत हुई 90 में मंडल। उसके बाद बीजेपी ने इसके काउंटर में शुरुआत किया मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण का। मुसलमानों को ध्रुवीकरण का आधार बनाया कि मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी जाति के हिंदू हो, बीजेपी ने समझाना शुरू किया कि आपका झगड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड का नहीं है, आपका झगड़ा ठाकुर बनिया का नहीं है, आपका झगड़ा यादव कुर्मी का नहीं है, बल्कि आपका झगड़ा किससे है? आपका बड़ा दुश्मन कौन है? कौन आपके हक पर हकमारी कर रहा है? तो मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने ध्रुवीकरण कराने का प्रयास किया। वो भी एक साथ ही लगभग शुरू हुआ, सवर्ण और मुसलमानों के खिलाफ। फिर यह 90 का दशक बीता, 21वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का सहयोग मिला। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए और मायावती बीजेपी के साथ भी आई, ठीक है, और अलग भी लड़ी। तब भी शुरू हुआ यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण।
मायावती हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ने मुसलमानों के साथ यादव को जोड़कर कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में एक अलग स्टैंड लिया, इसलिए लिया कि उनको मुसलमानों का तुष्टीकरण करना था। तो यादव कहां खड़े हो गए? मुसलमानों के पक्ष में। बीजेपी ने और बीजेपी के साथ साथ मायावती और नीतीश कुमार जैसे बीजेपी के सहयोगियों ने भी इसमें भरपूर मदद किया बीजेपी की। परिणाम क्या हुआ? चूंकि मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव होते थे, बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी होती थी, ठीक है, सत्ता में ये लोग थे, तो ध्रुवीकरण हर वक्त सत्ता के खिलाफ होता है। जो सबसे मजबूत जातियां होती हैं उसके खिलाफ होता है। तो पहले सवर्ण मजबूत थे कांग्रेस के दिनों में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, केवल नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्रा, कमलापति त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, मतलब केवल ब्राह्मण और राजपूत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इसीलिए इनके खिलाफ ध्रुवीकरण हुआ, मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण हुआ राम मंदिर आंदोलन के बाद, और यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण हुआ जब 90 से लेकर 2005 तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सत्ता में सबसे मजबूत दावेदार और सबसे मजबूत खिलाड़ी के रूप में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव का परिवार रहा। तो यादवों के खिलाफ भी ध्रुवीकरण हुआ और वो बदस्तूर अभी तक जारी है, वो बदस्तूर अभी तक जारी है। और चूंकि इन तीनों में सवर्ण, यादव और मुसलमान में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसके खिलाफ उतना कड़ा ध्रुवीकरण होता है। मतलब सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? मुसलमानों की। तो मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं सवर्ण, तो सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है उसके बाद दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पर संख्या बल में आते हैं यादव जाति के लोग। इसीलिए यादव जाति के खिलाफ ध्रुवीकरण का इंटेंसिटी तीसरे नंबर पे होता है। किस हद तक सहमत है बताइएगा कमेंट करके, लेकिन कमेंट कीजिएगा सोचकर, आंकड़े के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर। ऐसा नहीं कि केवल आप अपनी जाति, मेरी भी कोई ना कोई जाति होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी जाति से संबंधित बातों को भी सार्वजनिक रूप से इसलिए बोलता हूं कि हमें एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते राजनीति को अलग नजरिए से देखते हैं, न कि अपनी जाति के नजरिए से। इसीलिए इस राजनीतिक विश्लेषण को भी एक दर्शक की नजर से देखिएगा, अपनी जाति के नजर से मत देखिएगा। अगर जाति के नजर से देखेंगे तो फिर आपका फैसला भी गलत होगा। अगर आप एक दर्शक के नजर से देखेंगे तो फिर आपका फैसला सही होगा। वैसे ही जैसे मैं यहां अपनी जाति के अनुसार नजर से इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं, बल्कि एक पत्रकार के रूप में उस जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए ये वीडियो बना रहा हूं। इसीलिए मैं तथ्यात्मक हूं, तर्कात्मक हूं। आपसे भी आग्रह है कि कमेंट करते समय तथ्यात्मक और तर्कात्मक जरूर होइएगा और गुण दोष के आधार पर हमारे वीडियो का विश्लेषण कीजिए। पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक सच्ची बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।